इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 9 यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड का इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग उसका अलग अलग जो व्याख्यान होती है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड आखिर होता क्यों है और अलग अलग जो रीजनल ब्लॉक्स बनाया गया है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो गेटवे होता है इंटरनेशनल ट्रेड का यानी कि पोर्ट मतलब बंदरगाह, उसके बारे में भी हम लोग कुछ कुछ जानेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पीछे जाएं तो जब इंसान के पास पैसा नहीं होता था तो वो लोग बार्टर सिस्टम पे काम करते थे, मतलब लेन देन करते थे। इसका मतलब क्या, मान लेते हैं आपके पास चावल है पर आपको अब चाहिए गेहूँ। आप बाहर मार्केट निकले, मार्केट में जाने के बाद आप एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ोगे या एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जिसके पास गेहूं भी हो और वो आपका चावल लेने के लिए तैयार भी हो। फिर आप दोनों में बातचीत होगा और फिर आप लोग एक एग्रीमेंट पे आओगे कि ठीक है, हम एक बोरा चावल आपको देते हैं, आप हमको एक बोरा गेहूँ दे दो। फिर इस प्रकार से काम चलता। तो ये था बार्टर सिस्टम जहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसान के पास बुद्धि आया, इंसान डेवलप करना शुरू हुआ और इंसान के पास करेंसी आने लगा, पैसा आने लगा, पैसा बनने लगा, जो कि पेपर का होता था मेनली, या कॉइन का करेंसी होता था, ठीक है, कौड़ी या फिर जिस भी तरीके से बनाया जा सकता था उसको एक करेंसी का रूप दिया गया और उस करेंसी को फिर ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया। ठीक है, अब अगर हम लोग ट्रेड का बात करें तो जब करेंसी इस्तेमाल होने लगा तो ट्रेड जो है वो बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा। तो शायद आप सब सुने ही होंगे सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट जो है वो रोम को चाइना से मिलाता था। रोम था वेस्ट साइड में, चाइना था ईस्ट साइड में। तो एक तरह का ये आपका रूट था, एक तरह का ये रास्ता था जो कि रोम को चाइना तक मिलाता था, मतलब ये सेंट्रल एशिया होते हुए। और यहाँ से मेनली जो है वो चाइनीज़ सिल्क जो एक्सपोर्ट किया जाता था या ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा सिल्क रूट। ठीक है, फिर रोमन एम्पायर टूट गया। रोमन एम्पायर टूटने के बाद बहुत सारे यूरोपियन एम्पायर्स खड़ा हुए। यूरोपियन एम्पायर जब धीरे धीरे खड़ा होने लगे तो शायद आपको पता होगा स्लेव ट्रेड के बारे में। ये क्या होता था, अफ्रीकन देश, ये जो अफ्रीका वाला देश था, यहाँ से लोगों को ले जा कर के अमेरिका में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में बेच दिया जाता था और बेचने के बाद उनसे पैसा लिया जाता था और इसको स्लेव की तरह से, दासी की तरह से उस लोगों को काम पे लगाया जाता था, जिसका नाम दिया गया स्लेव ट्रेड, मतलब कि स्लेव का व्यापार। ठीक है, और नॉर्मली स्लेव ट्रेड चलता था अमेरिका में। फिर अमेरिका में जैसे आपको पता ही होगा कि सिविल वॉर हुआ, ये हुआ वो हुआ, और फिर वहाँ पे स्लेव को बैन कर दिया गया था। ठीक है, और नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल नेशन थे जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वो लोग इसका व्यापार करते थे, वो लोग स्लेव को खरीदते थे और कभी चाय के बागान में या फिर कॉफ़ी के बागान में उनको काम पे लगाया जाता था। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन लोगों जो स्लेव जो थे वो इंसान ही थे, बट उनको इंसान नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो ये खैर इतिहास का बात, ये अलग चीज़ है। हम लोग अभी ट्रेड पे आते हैं फिर से। अब बात करते हैं कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड होता क्यों है। क्या आज के दिन में भी अलग अलग देशों को व्यापार करना ज़रूरी है? क्या एक देश के पास सारा सामान नहीं हो सकता है? तो इस बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड आखिर होता क्यों है। ठीक है, तो देखो, इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए कुछ कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। पहले कि हर देश के पास हर चीज़ नहीं हो सकता है। क्या भारत में आपको सब चीज़ मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर आप देखो, कार बनने के लिए या फिर मोबाइल फ़ोन बनने के लिए या बड़े बड़े जटिल चीज़ें बनने के लिए भारत में नहीं मिलता है। ठीक है, भारत में बहुत सारे मिनरल्स नहीं मिलते हैं, तो भारत को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस सबसे पहला क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज या नेशनल रिसोर्सेज अलग अलग देश के पास अलग अलग है। पहला तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि जैसे कि अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान एक पहाड़ी एरिया पे बसा हुआ देश है। भारत में गंगा प्लेन भी है। ठीक है, गंगा एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारा आपका उपज होता है। तो ये जो उपज होता है, ये जो फसल होता है, ये भारत क्या करता है, एक्सपोर्ट कर देता है। कैसे देशों के लिए? जो अफ़गानिस्तान जैसा देश है। ठीक है, और अफ़गानिस्तान जैसा जो देश है जिसके पास की ज़्यादा चावल या गेहूँ नहीं होता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहला तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देशों का अलग अलग है, इसलिए इंपोर्ट चाहिए। दूसरा मिनरल रिसोर्सेज, जैसे कि भारत के पास ज़्यादा व्यापक रूप में टाइटेनियम नहीं मिलता है,
तो भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत के पास सब सेमी कंडक्टर नहीं है तो भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। काला नमक जो कि भारत को अफगानिस्तान वगैरह से इंपोर्ट करना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो इसलिए अलग अलग देशों के पास अलग अलग मिनरल रिसोर्स है। क्लाइमेट का अगर बात करें तो जैसे कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में यूरोप का रीजन में, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका का रीजन में जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खट्टे फल होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया या फिर आपका ऑरेंजेस हो गया, ये सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। भारत में उतना नहीं होता है और भारत में लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए वहाँ से भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी देखो आप, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सेब होता है। तो कश्मीर का जो सेब है या कश्मीर का जो सैफरॉन होता है, कश्मीर का सैफरॉन, कश्मीर का सेब विदेश में भी जाता है, विदेश में भी एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर प्ले करता है। अब बात करें अगर पॉपुलेशन का, तो पहला आता है कल्चरल फैक्टर। जैसे कि भारत में हिंदू बहुत ज़्यादा है, हिंदू बहुत ज़्यादा है, तो हिंदू अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आप देखो बीफ नहीं खाते हम लोग, बहुत कम बीफ खाते हैं। तो इंडिया क्या करता है, बीफ को इंडिया एक्सपोर्ट कर देता है, बाहर भेज देता है। तो यहाँ पर कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईरान में अगर देखो तो वहाँ पे ईरान में कारपेट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए ईरान वाले कारपेट का डिमांड करते हैं। इंडिया में आप देखो हम लोग वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना, हम लोग नॉन वेज बहुत कम खाते हैं, इसलिए हमारे पास वेज का डिमांड है। तो देखो अभी बर्गर आ गया, मोमोज आ गया, है ना, सारी चीज़ें वेज आ गई। तो इसलिए कल्चरल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें अगर पॉपुलेशन का, जितना पॉपुलेशन भारत में है, क्या आपको लगता है कि भारत का हर एक घर में जितने भी कार होंगे, क्या वो भारत में प्रोडक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या जितना भी फ़ोन है भारत में, अब तो भारत में इतना प्रोडक्शन होने लगा, पर पहले तो भारत को इंपोर्ट करना पड़ता था, इसलिए पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा फैक्टर प्ले करता है। इजराइल जैसा छोटा देश जहाँ पर बहुत सारा डिफेंस का सामान होता है, तो इजराइल उतना डिफेंस का सामान क्या करेगा, वो बाहर भेज देता है। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन का अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें तो चाइना में बहुत ज़्यादा लोग हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इस इंडिया जैसे देश को अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर मानसून अगर ख़राब हो गया तो हमारा फसल बिगड़ जाएगा, तो हमको फसल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे पिछड़ी जो देश है, जैसे अफ्रीका का जो बहुत सारे देश है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा देश है, वहाँ पे एडवांसमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, वहाँ पर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए वो क्या करता है, फ़ोन या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप उसको बाहर से मंगाना पड़ता है। पर अगर अमेरिका का बात करें तो अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है, वो वो क्या करता है, वो चीज़ों को वो एक्सपोर्ट कर देता है किन देशों में, जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हुआ है। ठीक है, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अगर बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी जो है ट्रेड बन सकता है। जैसे कि भारत के आपके प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं, भारत के हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से फिर भारत सामान बाहर भेज सकता है। फिर अगर ट्रांसपोर्ट का बात करें तो ट्रांसपोर्ट भी अब देखो कितना ज़्यादा हो गया है ना, अभी हम लोग जहाज़ से, पानी से, हवा से या फिर लैंड से, कहीं से भी कर सकते हैं ट्रेड, इसलिए ट्रांसपोर्ट से भी ट्रेड हो सकता है। तो ये सब बेसिस है जिस पे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अब बात करें इंटरनेशनल ट्रेड का अलग अलग एस्पेक्ट या उसका अलग अलग चीज़ों के बारे में, तो पहला आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया गया उसका जितना भी वजन हुआ उसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब आप एक चीज़ देखो, गुड्स मतलब जो सामान है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन यहाँ आ रहा है तो उसका क्या प्राइस बनता है या उसका कितना ये बनता है, वैल्यू बनता है। ठीक है, और जैसे कि कुछ और सब हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग कोयला भेज रहे हैं या कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका कितना वजन बनता है, उसका कितना प्राइस बनता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। लेकिन क्या सर्विसेज जो दिमाग जाता है, या जैसे कि भारत में बहुत सारे आप देख ही रहे होगे कि ट्विटर के जो सीईओ हैं या फिर गूगल के जो सीईओ है वो इंडिया से गए हैं, तो क्या वो जो सर्विसेज गया है उसका कोई वैल्यू हो सकता है? तो इसलिए जो टोटल वैल्यू होता है, जो गुड और सर्विसेज का मतलब जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं या फिर जो इंपोर्ट कर रहे हैं और जो सामान और जो सर्विसेज जा रहा है उसका जो टोटल वैल्यू होता है, जो टोटल प्राइस होता है, उसको वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देखो 1955 में इतना कम था। ठीक है, अब आ जाओ 2015 में, 2015 में देखो कितना ज़्यादा हो गया है ना, इंपोर्ट भी ज़्यादा, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो गया और इंपोर्ट भी ज़्यादा हो गया। ठीक है,
अब आप लोगों से एक कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताओ कि मर्चेंडाइज का मतलब आखिर होता क्या है, मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब ट्रेड किन किन चीज़ों पर ज़्यादा हो रहा है। पहले जब 1950s में या 1920s में जब ट्रेड होता था तो वो मेनली बेसिक चीज़ों पर, जैसे कोयला का ट्रेड हो गया, लोगों का ट्रेड हो गया, स्लेव जैसे भी हम लोग पढ़े ना, स्लेव ट्रेड हो गया, या फिर जानवर का ट्रेड हो गया, तो बेसिक चीज़ों पर अभी देखिए आप कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि अब हम लोग सॉफ्टवेयर भेज रहे हैं, मोबाइल्स भेज रहे हैं, लैपटॉप्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस पर ट्रेड होता है या कपड़ा पे ट्रेड होता है, मेनली इन सब चीज़ों पे ट्रेड होता है। देखो आप, तो धीरे धीरे देखिए आप क्या हो रहा है ना, मर्चेंडाइज का आपको पता करना है। वैसे मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, उसका ट्रेड यहाँ पे देखो आप धीरे धीरे बढ़ता है घटता है, कोई उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। बट मैन्युफैक्चर्ड गुड का देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ना। ये यहाँ से आकर के यहाँ पहुँच गया। फिर आप देखो माइनिंग प्रोडक्ट्स का भी जो वैल्यू था वो बढ़ गया, यहाँ से आकर के यहाँ हो गया, ठीक है। फिर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वैल्यू तो उतना ही रहता है, वो बेसिक गुड में आता है। तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट गुड्स है या फिर माइंस है, माइन करने वाला गुड्स है, जैसे कि गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, है ना, कोयला हो गया, फ्यूल्स हो गया, तो इन सब चीज़ों का जो वैल्यू था वो बढ़ भी रहा है। अब अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का बात करें तो पहले क्या होता था ना कि यूरोपियन कंट्रीज़, या उससे पहले जाए तो इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया एक तरह से राजा देश था, ठीक है, सोने की चिड़िया इसको बोलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपियंस आए, यूरोपियंस अपना सामान बेचने लगे बाहर, ट्रेड करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। बट अब ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि इंडिया, चाइना और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ से काफ़ी सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, काफ़ी सामान इंपोर्ट हो रहा है। तो ये सब जो देश है जैसे कि स्पेशली इंडिया और चाइना, ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश हो गए ट्रेड के मामले में, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है ना, और स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा खुल रहा है। तो इंडिया चाइना जैसे देश अब ट्रेड को एक तरह से कंट्रोल करेंगे या बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कितना इंपोर्ट कोई देश कर रहा है और कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। नॉर्मली अगर कोई देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव है, इसका मतलब वो देश ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और कम इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट और कम इंपोर्ट। बट इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव है, मतलब कि भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। तो सॉरी, इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट जो है वो कम करता है। अब आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग का दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का अभी कितना ज़्यादा कम है, मतलब नेगेटिव है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के दो तरीके हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है बायलैटरल ट्रेड, मतलब कि दो देश के बीच में, जैसे कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम या फिर इंडिया और चाइना अपने एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसमें भी हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं। तो जो इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग बायलैटरल ट्रेड। मल्टीलैटरल ट्रेड मतलब 4-5 देश आकर के अगर साथ में ट्रेड करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग मल्टीलैटरल ट्रेड, ठीक है। अब बायलैटरल ट्रेड का एक और बात क्या, जैसे कि मान लेते हैं कि इंडिया और चाइना करने वाला ट्रेड, ठीक है। तो इन दोनों में एक समझौता हो गया, क्या एग्रीमेंट हो गया कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, हम लोग पैसा नहीं देंगे, हम लोग कुछ कुछ सामान, जैसे कि इंडिया एक्सपोर्ट कर देगा चाइना को व्हीट और चाइना एक्सपोर्ट कर देगी इंडिया को राइस, तो इन दोनों में हम लोग डील कर लेंगे, पैसा वैसा नहीं देंगे, ये भी हो सकता है। तो ये बायलैटरल ट्रेड का ही हिस्सा हो सकता है, ठीक है। अब अगर मल्टीलैटरल ट्रेड करेंगे तो अलग अलग देश, बहुत सारे देश उसमें आएंगे। अब किसी देश को हम लोग MFN दे सकते हैं, मतलब कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। उसमें क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन देने के बाद कुछ कुछ टैक्स का छूट मिलता है और कुछ कुछ सामान जो है वो बिना टैक्स का किया जा सकता है ट्रेड। अब बात करते हैं हम लोग फ्री ट्रेड के बारे में। बहुत आजकल चल रहा है कि FTA करो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, तो उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और चाइना मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में FTA हो गया, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में FTA हुआ तो क्या होगा,
यहाँ से सामान यहाँ जाएगा और यहाँ से सामान यहाँ आएगा विदाउट एनी टैक्स। ठीक है, मतलब कि जो ड्यूटी टैक्स लगता था या फिर जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट टैक्स लगता था वो अब नहीं लगेगा, विदाउट टैक्स लगेगा। इधर से भी सामान इधर जाएगा और इधर से सामान इधर आएगा दोनों देशों के बीच में। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इंडिया ऐसा देश या चाइना के जैसा देश जो सोचेगी या चाहेगी कि जो दोनों का बीच का जो व्यापार है वो बड़ा हो जाए, इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, चाइना भी सोचेगा कि हम भी एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे एक नुकसान है। नुकसान ये है कि जो नॉर्मली डेवलपिंग कंट्री होता है या फिर जो बहुत कम डेवलप्ड कंट्री होता है वहाँ पे क्या होता है ना, उसके लिए एफटीए एक हानिकारक टूल साबित होता है, क्योंकि वो देशों के पास उन लोगों को इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों के पास उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर उन लोगों के पास उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए उन लोगों के पास इंपोर्ट ज़्यादा होता है और उन लोगों का बैलेंस ऑफ ट्रेड ख़राब हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड या फिर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले GATT था। GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, उसी को बना दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 पे। इसका काम क्या है? इसका काम है कि दुनिया का जो हर देश है लगभग जो जो इसमें जो मेंबर्स है उन देशों के बारे में बीच में ये देखता है कि ठीक है सही से ट्रेड हो रहा है या नहीं, कोई ऐसा देश तो नहीं है जो गलत फ़ायदा उठा रहा है ट्रेड का। ठीक है, उसके बाद ये देखता है कि अगर कोई देश गुंडागर्दी कर रहा है या फिर कुछ ख़राब काम कर रहा है तो उसके बारे में वो एक्शन लेता है। कोई गलत प्रैक्टिस तो यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो WTO का मेनली यही सब काम है। ठीक है, उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी देखता है कि जो कंट्रीज़ है वो अपना इकोनॉमी को अच्छे तरीके से खोल दे, ताकि वहाँ पे जो अलग अलग देश हैं वो अपना वहाँ पे ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके, है ना, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वहाँ पे काम किया जा सके। ये हो गया दुनिया के लेवल पे, इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग थोड़ा सा अगर इसके बारे में अगर जान लें और, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फिलहाल 2016 का बात करें तो 164 कंट्रीज में काम करती थी और इंडिया जो है वो WTO का एक फाउंडर मेंबर भी रहा है, इसलिए इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है WTO का। तो ये हो गया दुनिया के लेवल पे। अब रीजनल ट्रेड ब्लॉक मतलब कि कुछ कुछ कंट्रीज़ आपस में मिलते हैं और मिल करके एक रीजनल ब्लॉक बनाता है, और बनाने के बाद वो लोग एग्रीमेंट बनाते हैं अपने में कि ठीक है अब हम लोग कुछ कुछ सामान को यहाँ पे बहुत कम टैक्स में या फिर FTA में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हम लोग विदाउट टैक्स इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। कुछ कुछ रीजनल ब्लॉक्स का नाम है एक आसियान, साउथ ईस्ट नेशंस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, और ये कुछ कुछ देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं। और ये जो कमोडिटीज़ है वो कुछ कुछ पाम ऑयल जैसे कि राइस या कॉफ़ी, इन सब चीज़ों के बारे में ये ट्रेड करता है आपस में। ये जितने भी देश हैं ये आपस में ट्रेड करते हैं और इनमें जो टैक्स बहुत कम लगता है या फिर फ्री टैक्स मतलब विदाउट टैक्स यहाँ पे ट्रेड होता है। ठीक है, दूसरा है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, रसिया भी इसमें एक हिस्सा है, और ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब में ये लोग ट्रेड करते हैं। और जैसे हम बताएं कि ट्रेड में बहुत कम टैक्स वगैरह लगता है, या FTA मतलब फ्री ट्रेड वहाँ पे होता है। फिर EU का बात करें, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे जो यूरोप के देश हैं लगभग 30-35 देश है। आप लोग का एक और क्वेश्चन रहा होमवर्क, आप बताओ कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं। ठीक है, तो जितने भी देश हैं यहाँ पे करीबन 30 के आसपास, तो ये जो 30 देश हैं ये आपस में ट्रेड करते हैं बहुत अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि लकड़ी का ट्रेड हो गया, पेपर का ट्रेड हो गया, व्हीकल्स का हो गया, और यहाँ पर जो ट्रेड में जो टैक्स लगता है वो बहुत ही कम होता है। फिर लैटिन अमेरिका का है, लैटिन अमेरिका मतलब कैरिबियन आइलैंड्स वाला, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, इसका नाम है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। उसी तरह नेफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उसी तरह ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये क्या करता है, ये आपका पेट्रोलियम में डील करता है। और ये जो देश है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कंट्रीज़ मतलब ओपेक अगर चाहे तो पूरा दुनिया को तेल के लिए तरसा सकता है, क्योंकि ये जो रीजन है ना यहीं पर मेनली लगभग 90-95% यहीं पर तेल का प्रोडक्शन होता है, क्रूड पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। फिर अगर साफ्ता का बात करें तो इसमें इंडिया भी है, जिसका नाम है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें ये लोग देश जो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सब देश आपस में ट्रेड करते हैं, और जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा कम लगता है।
अब बात करें हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या कंसर्न है। कंसर्न सबसे पहले ये है कि आप देखो रसिया का वॉर चल रहा है। रसिया का वॉर चलने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे तेल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि दुनिया का बहुत सारे देश रसिया के तेल पे डिपेंडेंट हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज। वहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। ठीक है, फिर इजिप्ट वाला एरिया जो कि नॉर्थ अफ्रीका वाला एरिया है, वहाँ पे गेहूँ का जो व्यापार होता था वो उसी एरिया से आता था। तो इजिप्ट जो है वो गेहूँ के लिए तरस गया। तो इसलिए बहुत सारे कुछ कुछ देश क्या होता है ना, किसी देश पर एकदम डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ से सामान आएगा तभी हम खाएंगे। जैसे कि इजिप्ट था, इजिप्ट जो है यूक्रेन पे डिपेंडेंट था कि वहाँ से जब हम लोग के पास गेहूँ आएगा तो हम लोग खाना खा पाएंगे। तो जब रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो इजिप्ट में खाने के लिए लोग तरसने लगे। तो ये भी एक कंसर्न होता है। अब हम लोग बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह। बंदरगाह जहाँ पर आते शिप्स आती है और शिप जो है वो सामान लेके आती है, फिर वहाँ से देश के अलग अलग जगहों पर सामान जाता है। ठीक है, अब बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स में बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि वहाँ पे शिप लोग जो है वो डॉक कर सकते हैं। वहाँ पे लोड होता है सामान, वहाँ पे अनलोड होता है सामान, वहाँ पे जो कार्गो है वो वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ है कार्गोज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद एक पोर्ट में जो आपका जो शिप के साथ जो लोग आए थे, जो ऑफिसर्स थे या फिर जितने भी वर्कर्स थे, वो वहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का पोर्ट में फ़ायदा होता है। अब पोर्ट का कुछ कुछ प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि ग्रेन्स हो गया, चावल, गेहूँ, धान, ठीक है, शुगर हो गया, चीनी, आयरन ओर वगैरह हो गया, तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे रखा जाता है इंडस्ट्रियल पोर्ट्स में। कमर्शियल पोर्ट में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, जैसे कि आपका क्लोथ्स हो गया या फिर फूड आइटम्स हो गया। ठीक है, और वहाँ पे पैसेंजर ट्रैफिक भी आता है, मतलब कि जो नॉर्मल शिप्स जैसे कि क्रूज शिप्स हो गया, वो सब भी ये पोर्ट से आके जा सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान या फिर बहुत लार्ज वॉल्यूम में बहुत बड़ा बड़ा शिप्स आते हैं और यहाँ पर डॉक करते हैं। ठीक है, अब लोकेशन के बेसिस पे अगर बात करें तो पहला होता है इनलैंड, जैसे कि जो सी कोस्ट से काफ़ी दूरी पर है और वो एक रिवर या फिर एक नदी या एक झरना से कनेक्टेड है। ठीक है, सी में मान लेते हैं ये सी है और ये एक पोर्ट है, ये एक कैनाल है या फिर एक रिवर है। तो इससे शिप्स, छोटे मोटे शिप आती है और यहाँ पे इस पोर्ट में आकर के रह सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैनचेस्टर जो है वो एक कैनाल से लिंक है, मतलब एक झरना से लिंक है। ठीक है, अब झरना मतलब छोटा झरना नहीं, बहुत बड़ा झरना। आउटपोर्ट का अगर बात करें तो ये डीप वाटर पोर्ट होता है, मतलब गहरे पानी में ये पोर्ट होता है और ये एक्चुअल पोर्ट से दूर होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक तरह से पेरेंट पोर्ट का काम करता है। पेरेंट पोर्ट का मतलब जो बहुत बड़ा बड़ा शिप है जो कि उस एरिया तक नहीं जा सकता है, वो यहाँ पे आके डॉक कर जाएगा, वहाँ पे आके रुक जाएगा और फिर उसका जो छोटा छोटा शिप जा करके दूसरे सी पोर्ट पे, जो कि छोटा वाला पोर्ट है, वहाँ पे जा करके वो काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ग्रीस का बात करें तो एथेंस जो है वो आउटपोर्ट का काम करता है पिरेउस का। ठीक है, सॉरी, पिरेउस जो है वो आउटपोर्ट है और एथेंस जो है वो इनपोर्ट है, और ग्रीस एक कंट्री है वहाँ पे। अब स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बारे में बात करें तो एक होता है ऑयल पोर्ट्स, जो कि शिपिंग ऑफ ऑयल में डील करता है। ये मेनली आपका वेनेजुएला हो गया, टूनिशिया हो गया, लेबनान हो गया, वहाँ पे काम करता है। पोर्ट ऑफ कॉल मतलब कि जो कि समय आने पे या फिर ज़रूरी पड़ने पे सी जो है वहाँ पे शिप्स जो है वहाँ पर रिफ्यूलिंग कर सके। मतलब अगर मान लेते हैं कि शिप चलते जा रहा है, उसका तेल लग रहा है, उसको ख़त्म हो गया, तो कोई एक पोर्ट है वहाँ पर जा कर के रुक गया और वहाँ पे जो है तेल भर लिया, तो इसको बोलते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। पोर्ट्स ऑफ कॉल पहले जो ज़माना बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये डेवलप होने लगा। अब इसको कमर्शियल पोर्ट भी बना दिया गया। पैकेट स्टेशन का अगर बात करें तो इसको फेरी पोर्ट भी बोलते हैं। ये मेनली पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार रहते हैं और ये छोटा मोटा डिस्टेंस के लिए ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश चैनल बहुत छोटा जगह है, कुछ 150-200 किलोमीटर का है, वहाँ पे इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैलाइस, ये दोनों जो है वो पैकेट स्टेशन बनाता है। ठीक है, अगर एंट्री पोर्ट का बात करें
तो ये जो पोर्ट होता है ये एक तरह से कलेक्शन का काम करता है, अलग अलग देश से सामान आकर के उस पोर्ट पे रुक जाता है और फिर यहाँ से वो एक्सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो रॉटरडैम पोर्ट है यूरोप में, वो यूरोप के अलग अलग देशों से रॉटरडैम का पोर्ट पे सामान आता है और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर नेवल पोर्ट का बात करें तो ये नेवी के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इंडियन नेवी, अगर इंडिया में कोई पोर्ट है तो इंडियन नेवी उसको यूज़ करेगी, या जिस भी देश में पोर्ट है उसको वो देश के नेवी यूज़ करेगी। ये सब जो पोर्ट होता है ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का होता है, ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से लड़ाई झगड़ा में ये सब पोर्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर कभी वॉर वगैरह हो गया तो उसके लिए ये सब पोर्ट यूज़ किया जाता है। इंडिया में कोच्चि हो गया, कारवार हो गया, इसके एग्जाम्पल है। तो ये चैप्टर था इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ अच्छा से क्लियर हो गया होगा जो उसका बेसिक्स है। अगर इस वीडियो में आपको मज़ा आया तो अच्छे से समझ में आया तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो। और हाँ, कमेंट में जो मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा है उन तीनों का जवाब भी पक्का कमेंट में कर देना। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को कमेंट भी सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।